नमस्कार, मैं टी सिंह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भिलाई। बीजेपी के पंडाल में बैठा हूँ। आज वोटिंग चल रहा है और सभी लोग जो है बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि वो एक तरफा जीत रहे हैं, मोदी जी को जिता रहे हैं। मैं कुछ नेता बैठे हैं और हमारे यहाँ के पार्षद जी भी है, मैं उसे पर्सनली भी जानता हूँ, श्री भगत जी, और कुछ लोग और हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। सर, इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी की सरकार। ऐसा क्यों लगता है कि आपको मोदी सरकार? 10 साल के कार्यों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मोदी जी की सरकार बन रही है। सर, मोदी जी ने जो कार्य किया है उसमें से कुछ कार्य गिनाइए ना। बहुत सारे कार्य है, उज्ज्वला योजना है, किसान समृद्धि योजना है, राम मंदिर है, 370 धारा है, गिनते गिनते आपका पूरा हो जाएगा। सर, ये 370 की बात की आपने जी, लेकिन कश्मीर में आपने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। बीजेपी ने अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं दिया। देखिए क्या होता है कि गठबंधन में सरकार बनती है तो जो भी निर्णय होता है ना, पार्टी निर्णय लेती है कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। सर, 370 हटाना बहुत बड़ा कार्य था और जनता में भी काफ़ी उल्लास और खुशियाँ थी। 370 हट रहा, उसके बावजूद बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया वहाँ पे। बता तो रहा हूँ, 370 धारा हटाने का उद्देश्य नहीं था कि भाजपा की सरकार बनाना, भारत को समृद्ध बनाना, इसलिए हटाया गया था। सर, भैया जय श्री राम। सर, आप बीजेपी का कार्यकर्ता, आप पार्षद भी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार इलेक्शन में? इस बार अब की बार 400 पार। सर, ये जो 400 पार की बात कर रहा है तो 400 पार कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सर, साउथ में तो आप लोग को वोट मतलब कैंडिडेट बहुत कम मिलेंगे। आपको जो हिंदी बेल्ट है इसमें ज़्यादा मिलेंगे, नॉर्थ फ्रंटियर स्टेट में भी आपको नहीं मिलेंगे, तो 400 कैसे मिलेंगे आप? आज भारत एक साथ जुड़ा हुआ है, ना हिंदी बेल्ट है, ना तमिल बेल्ट है कोई, ना साउथ कुछ अलग है। सारा भारत एक में हो चुका है, राम में हो चुका है, मोदी में हो चुका है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ये राम मंदिर की बात हुआ, राम मंदिर बनने से आप लोग क्या फ़ायदा हुआ? राम मंदिर बनने से मेरी आस्था को फायदा हुआ। 500 वर्षों का इंतजार था। कुछ असामाजिक तत्व जो बाहर से आए हुए लोग थे जिन्होंने मेरे राम मंदिर को तोड़ा। आज मेरे दिल में एक भावना है, जो मेरी आस्था को किसी ने माना और सम्मान दिया। कांग्रेस ने तो हमेशा उससे बदनाम किया। हमारे राम पर काल्पनिक होने का प्रश्न चिन्ह उठाया उन्होंने। लेकिन सर, राम का जो दरवाज़ा खुला था वो तो इंदिरा गांधी जी ने खोला था, और वहाँ पे जो राम का मेरे रामलला विराजे हैं, जो विराजमान किया था वो तो देखा है। कलयुग में मैंने त्रेता युग देखा है, और त्रेता युग 22 जनवरी 2024 को आया था, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब जो आगे बढ़ेंगे, जैसे मोदी जी को इलेक्शन में जीतेंगे, तो आप लोग जो किसान की जो है, किसानों के विरुद्ध काम कर रहे लोग कहते हैं, और आपका जो विरोधी पार्टी है वो भी यही कहता है कि आप किसान विरोधी हैं। क्या ये इसको कहाँ तक आप मानते हैं? जो विरोधी हैं उन्हें कुछ भी अनर्गल बात करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से मोदी जी ने जो काम किया है उस कामों में उनको एक पॉइंट नहीं मिल पा रहा है कि वो उसके खिलाफ कुछ बात कर पाए। धारा 370 हटना, राम मंदिर का निर्माण होना, सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचना, 25 करोड़ हिंदुस्तानी आज गरीबी रेखा से बाहर हैं। ये सब योजनाएं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में झोपड़ियां टूटकर वहां मकान बन रहे पक्के, ये विरोधियों को पसंद नहीं है। विरोधियों को अपना घर बनना पसंद था और वो बंद हो चुका है। सारे चोर जेल में जा रहे हैं, इसलिए वो घबरा रहे हैं और डर रहे हैं लगातार मोदी जी के इन कार्यों से। और आने वाले भविष्य में 2047 में मोदी जी का विजन है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, और उसमें उन्होंने कदम रख दिया है। 11वें से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की। दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश है। ये सारी उपलब्धियां मोदी जी के पिछले 10 वर्षों का कार्य है। एक एक करके बोलिए ना। अरे एक आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप सारा चीज़ है उसमें। नहीं, आपने जो कहा है चंद्रयान की, जी है ना, चंद्रयान तो शुरुआत कांग्रेस ने की, और जो सबसे बड़ा उपलब्धि है जो दुनिया में, वो है हमारा वो जो यान जो गया था मंगलयान, जो पहले मेड इन अटेम्प्ट में ही वो सफल रहा, तो कांग्रेस की देन थी। छोटी हो या बड़ी,
हर चीज़ उपलब्धि होती है, किसी के भी शासनकाल में हो। शासनकाल जब मोदी जी ने 10 वर्षों से संभाला, तब उन्होंने 10 वर्षों में साइंस में सारे साइंटिस्टों को भी उन्होंने सहानुभूति दी है, प्रोत्साहन दिया है, जिसकी वजह से ये कार्य हो पा रहे हैं। सर फेलियर भी तो हुआ हमने, तो फेलियर में भी उनके साथ खड़े रहे, वो गले लगाकर उनके साथ भावुक हुए हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन सर एजुकेशन का क्षेत्र में तो आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। शिक्षा में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, आप देखते जाइए, समय रखिए। अभी 10 वर्ष हुए, 5 वर्ष और मोदी जी अभी लेंगे, और 5 वर्षों में देखिए भारत तीसरी इकोनॉमी बनेगी। सर तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम तो हम बहुत पीछे हैं। तीसरी इकोनॉमी बन रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तभी तीसरी इकोनॉमी बन रही है भारत। ना आज सारे विश्व के सारे देश, चाहे वो आप आज हमारे ऊपर जिसने राज किया था यूके, यूनाइटेड किंगडम, आज वो हमसे पीछे की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, आज हम उससे आगे हैं। लेकिन सर पर कैपिटा इनकम में तो हमारा और उनका मतलब जमीन आसमान का फर्क है। कुछ वो कहाँ के लिए भी वो प्रश्न हाँ छोड़ वो दीजिए। कहाँ है, वो तो आसमान में, हम तो धरती पर है। कुछ इतनी प्रश्न ज़्यादा फर्क है। अर्थशास्त्रियों के लिए भी छोड़ दीजिए, हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के। कौन सा देश से कंपेयर कर रहे हैं भैया? यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ। उसका जनसंख्या कितना है? सब देश तो बर्बाद हो गए। जिस देश ने कोरोना काल में अपने आप को संभाल नहीं पाया, विश्व की नंबर 1 मेडिकल क्षेत्र में ब्रिटेन था, लेकिन उसने अब कोरोना काल में अपने आप को नहीं संभाल पाया। बाकी हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व में अपनी वैक्सीन को पहुंचाया। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे देश में क्या हो सकती है? भारत में 226 करोड़ सर वैक्सीन की जब बात हुआ है, जी, वो तो अभी उसमें जो क्लॉटिंग आ रहा है लोगों की जो ब्लड्स में, मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत अच्छा जवाब दूंगा आपको। बोलिए उसकी बोलिए। ब्लड्स में कोटिंग आ रही जी। है, हार्ट अटैक की शिकायतें आ रही जी। है, और लोगों का कहना है कि मोदी जी ने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया, जी। सीधा भारत के जनता के ऊपर रिसर्च किया। जी, इसमें क्या कहना चाहिए? मैं आपको ये सबसे पहले इसकी बात बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने सबसे पहले ये वैक्सीन को अपने ऊपर ही लगाया है। सबसे पहले उन्होंने लगाया, वामपंथियों के कहने के बावजूद। और यदि थक्के बनने की बात जो कही जा रही है, जो हवा उड़ाई जा रही है, आपको जानना चाहिए कि जो थक्का बनता है, रक्त का थक्का, वो बनने के लिए 5 से 7 मिनट का समय चाहिए। आज 1.5 साल वैक्सीन होने के बाद भी ऐसे तो हिंदुस्तान की आधी आबादी खत्म हो जाती है, और एक नहीं 3-3 लगा लिए, और एक नहीं 3 लोग लगे हैं। तब भी सब खड़े हैं, इसके बावजूद भी यहीं हम खड़े हैं सब। और ये जितने भी लोग दुनिया से गए हैं, ये किसी थक्के बनने के कारण से नहीं गए। यदि थक्के बनने के कारण से गए होते तो आज हिंदुस्तान की लगभग 175 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डोज लगा, आधी हिंदुस्तान तो साफ हो गया होता। शायद आपने भी कोविशील्ड लिया होगा। नहीं, कुछ लोगों ने जो लिया है, जिसमें एक केस फाइल हुआ है, जिसमें इंजेक्शन लेने के बाद उसको ब्रेन को इफेक्ट किया और ब्रेन में ऑपरेशन करना पड़ा। जब ये बिल्कुल वो अलग कारण है, ब्रेन ट्यूमर आज से नहीं, ब्रेन ट्यूमर नहीं, उसमें ये ब्रेन हेमरेज की है। भी यदि आप बात करेंगे तो ये आज से पहले भी हुआ करता था। ये जरूरी नहीं वैक्सीन के बाद ही हुआ है। और ब्रेन हेमरेज के लिए और रक्त के थक्के बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। यदि ब्रेन हेमरेज की भी हम बात करें तो 1 से 1.5 दिन में आदमी मर जाता है, लेकिन ये थक्के बनने के बाद हुआ, ऐसा बिल्कुल कहना ये सिर्फ एक अफवाह है। और ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जिसे इसे कांग्रेस ने चला है अंतिम समय में। सर जो वैक्सीनेशन है, जो 70-75 साल में जो भी सरकार आया, वो तो फ्री में लगाते करा। मैं यदि पोलियो की बात करूं या वैक्सीन की बात करूं, हिंदुस्तान एक ऐसा एक देश है जहां पर जिसकी आबादी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। हम चाइना के बाद नंबर 1 है, चाइना के बाद हम नंबर 1 होने वाले हैं। उसके बावजूद हमारे देश में इतना स्लम एरिया होने के बावजूद भी यदि वैक्सीन के कारण से आज हम सब बैठ के यहाँ पर आपसे बात कर पा रहे हैं। यदि ये वैक्सीन नहीं होती तो आज पूरा विश्व कहाँ होता है, ये हम सब जानते हैं। और मोदी जी ने से अपने देश को नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये वैक्सीन दिया हुआ है। और ये जो अफवाह भी फैलाई गई है, ये सबसे बड़ा कारण इसका यही भी है। तो वैक्सीन के बात हुआ, और ये जो आपका जो शिक्षा का क्षेत्र में, लोग कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई काम नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा आपको, IIT जितने बने हैं, आज से 10 साल पहले कितने IIT है और आज की IIT देख लीजिए आप। मेडिकल क्षेत्र की बात करिए, उसको देख लीजिए आप। जितने भी ऐसे क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, उसमें कितनी तरक्की आज। और भिलाई में हम दूर की बात क्यों करें, हमारे भिलाई में भी जो IIT आया है वो शिक्षा क्षेत्र से ही है इस देश में। सर IIT भिलाई की बात कर रहा है जी। ये तो, लेकिन अप्रूवल तो मनमोहन सिंह के जमाने में हो चुका था। सर अप्रूवल होने से कुछ नहीं होता, लाया किसने? आपने कितना लाया किसने, मोदी, इसे देखा जाता है। सुन लीजिए ना जी। सर, आदरणीय सुन लीजिए, जी। मोदी जी ने कौन सा कितना IIT को अप्रूवल किया? एक भी IIT नहीं, एक भी एम्स नहीं। सर कागजों में काम करना अलग बात होता है, ग्राउंड नहीं, ग्राउंड में भी नहीं उतारा। जितना IIT बना आज है से 10 साल पहले कितने IIT आपको खुद पता है, अरे और आज कितने IIT ये भी आपको सर, पता है।
एम्स कितने थे ये भी आपको पता है। तो ग्राउंड पे किसने लाया? अप्रूवल होने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड पे जो काम करता है ग्राउंड पे काम देखा जाता अप्रूवल है। करके फाइलें अगर पड़ी हुई नहीं, हैं फाइलों और उस पे को पैसा ना अप्रूवल दोगे तो करके कैसे काम चलेगा? IIT, इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्स बढ़ाने और के लिए- IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो, IIT हो या फिर मैनेजमेंट कोर्स हो, ये सबको तो पहले से अप्रूवल थे और वही कोई एक भी अलग से नहीं बनाया गया। नहीं, अप्रूवल होना बात अलग है और ग्राउंड पे लाकर तो उसमें काम करना अलग आप बात क्या है। कहना चाह रहे हो? आपका प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि जो भी हुआ है जो हायर एजुकेशन के लिए, वो तो कांग्रेस की देन है। लोगों का कहना कांग्रेस कहते हैं और 70 आप साल लोग में वही अप्रूवल क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस? तो एक साथ नहीं होता ना सर, हाँ? एक तो साथ आप एक भी दिन मान में रहे नहीं हो ना, एक बनता साथ ना नहीं सर। होता तो 10 साल में आप पूछ रहे हो। 10 साल में आपको सब चीज चाहिए। कितनी आज पूरे देश में कितनी वंदे भारत है? आज देश में पहले कितने एम्स थे? 7 एम्स थे, आज कितने हैं? आज सर कितने हैं? आपने वंदे भारत की बात किया, रेलवे की बात किया। आज समझ लीजिए 100 ट्रेन में से 70 गाड़ियां कैंसिल होते हैं। अभी गर्मी का मौसम में 70 गाड़ियां कैंसिल है। जब रोड बनता है तो वहाँ खुदाई होती है, तब रोड बनता है, समय लगता है कोई चीज़ें बनने में। तो अभी जब रेलवे अपना तैयारी कर रहा है, जो 100 साल से पड़े हुए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम ही नहीं हो रहा था, पड़ा है, चल रहा है वैसे ही लेट लतीफे। अब वो सुधर रहा है, सुधारने के लिए कुछ दिनों तक तकलीफ झेलना पड़ता है। तकलीफें हो रही ना, आप देख लेना 1-2 साल में रत्ती भर तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर ने बोले कोई वेटिंग नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये आप, मैं बोल रहा हूँ, वो तो मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था, अभी 5 साल में आप देख लेना, ये बिल्कुल इस देश की दिशा बदल जाएगी बिल्कुल। सर आप कुछ भी बोलते रहो, आप पत्रकार हो, ये हो, ये बात है, और दावे के साथ बोल रहे हो 5 साल में वो दिशा बदलेगी इस देश की, देख लेना आप। सर सबसे बढ़िया, यदि ट्रेन बढ़ी है तो उसके लिए नहीं ट्रैक भी सर, चाहिए। सुन लीजिए, मोदी जी ने स्टार्टिंग से ही बोला था कि रेलवे में वेटिंग लिस्ट नहीं होंगे, लेकिन आज इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ कैंसिल हो रही है, लोगों को परेशान हो रही है। जनसंख्या नहीं है। और ये जो गर्मी का मौसम है, लोगों का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, सुनिए, हाँ, तो एक बात इस बताऊं वक्त मैं कैंसिल आपको, करना अभी कहाँ सब तक सही है? काम इतने ज्यादा चल रहे हैं, इतने ज्यादा काम हो रहे हैं रेलवे में कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं आप 1-2 साल रुक जाइए, और यदि आपकी मेरी मुलाकात हुई ना तो मैं बता रहा हूँ ना, इस देश की दिशा ही बदल जाएगी। बस 5 साल उनको मिल जाए, और 10 साल तो अरे भाई आप मेरे को आप बताइए 5 साल में, उसके बाद में 2-3 साल तो आपको कोरोना में गया। कोरोना में क्या नहीं करना पड़ा? आज 85 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं सब चीजें। सर महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई उस हिसाब से नहीं है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप बोलते रहिए, महंगाई उस हिसाब से नहीं है। महंगाई तो ये हमेशा चलते आ रहा है। अरे और बेरोजगारी, सुनिए सर बेरोजगारी के बारे में इंदिरा क्या गांधी क्या बोलती थी मालूम? देखो, काम करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। मेरे यहाँ पर गाड़ी साफ करने वाला आता है, समझे, लड़का 50,000 रुपये महीना कमा रहा वो लड़का। आपको काम करना आना चाहिए और आपको क्या करना है यह होना चाहिए। 50,000 रुपये कमा रहा वो लड़का, बल्कि बोलो तो किसी दिन मैं प्रूफ ला के दे दूंगा आपको। सर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल किए, या फिर जो सुन लीजिए सर, आदरणीय सुन लीजिए, बोलिए। कोई बच्चा इंजीनियरिंग करे, ग्रेजुएट करे और वो गाड़ी साफ करने के लिए घूमे सर, वो इंजीनियरिंग और वो नहीं किया है। नहीं तो नहीं, ये जो बच्चे जो एजुकेटेड बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आपने कुछ दिन पहले, अब उसको महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, आज तक में सुधीर चौधरी का सुने होंगे। जिस टाइप का आपके एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें अच्छे यानी उनने बताया कि 8-10 क्लास में पढ़ने वाले बराबर, यानी 2nd, 3rd, 4th का वो बराबर वो नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका एजुकेशन सिस्टम का भी वो है, समझे क्या नकारापन है। तो 10 साल में आपने क्या किया? हाँ? 10 साल में आपने क्या? 10 साल में कर रहे हैं कितना? आप मैं बोलता हूँ, हर आदमी बोलता है क्या किए, कितना सुधार करेगा? वो आदमी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5 साल में यदि आमूलाग्र परिवर्तन इस देश में नहीं आया तो आप मेरे से मिलना, देख लेना आपने। अच्छा सर, दावे के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे, आप बेरोजगारी के बारे में पूछ रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, मोदी जी ने रोजगार दिया है। रोजगार मतलब नौकर नहीं, मालिक बनाने की कोशिश की है। लोगों को स्टार्टअप शुरू किया है, 16 लाख स्टार्टअप, और उसके लिए करोड़ों रुपया दे रहे हैं। जिसमें से 1 करोड़ लोग कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पे पहुंच चुके हैं। 100 से ज्यादा ऐसे लोग। एक बात बता रहा हूँ साहब आपको, ये 5 साल में घर उद्योग हो जाएंगे, देख लेना आप। ये जो चाइना में पॉलिसी चल रही ना, वो यहाँ पे होगी। आप देखना तो जी, वर्ल्ड में देश का पहला नंबर रहेगा बिल्कुल आने वाले दिन।
अब हम इससे थोड़ा सा इससे थोड़ा हट कर भी बात करते हैं। मोदी जी खुद को चौकीदार कहते हैं, हाँ। लेकिन जो विरोधी पार्टियां जो कहते हैं कि लोगों ने भाग गया तो चौकीदार सो रहे थे। और दूसरी बात करता है कि जो सरकार है कॉपरेट की है, और मोदी जी जो है, मोदी साहब जो है अपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जो है कॉपरेट की चपरासी है, इसलिए पूरा देश को कॉपरेट चला रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपको बता रहा हूँ मैं, सुने आप जो बोल रहे हैं ना भाग गए करके, ये सब जो घोटाले थे ना, जब भागने वाले ये कांग्रेस रेजिम के थे। आज आपने जिस समय ये पावर में आए थे, बैंकों की हालत कितनी खराब थी, ऐसा बांटे थे पैसा चिदम्बरम वगैरह में जैसा इनके बाप का पैसा है। वो बुरा नहीं मानना आप इसमें बोल रहा हूँ, यानी जिस हिसाब से बांटे थे, आज आप देख रहे हो बैंकों की हालत कितनी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हालत। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बैंक के डूब ही जाएगी कर दिवाली होने के कगार पे। सर तो देखो मैं एक बात सर तो अपने इकोनॉमी बचाने के लिए हाँ। देश की संपत्ति बेचना जरूरी है। देश की जो संपत्तियां हैं, कौन सी संपत्ति? कौन सी संपत्ति है? मैं बताऊं, एयरपोर्ट किसने बेचा? एयरपोर्ट किसने बेचा? कांग्रेस ने बेचा। भाजपा बेचा? भारतीय जनता पार्टी ने इसको वापस लिया। कितना बेचा? कांग्रेस पीछे के पहले इसको कितने बेचा गया था? कितना बेचा सर? कांग्रेस ने बेचा इसको। कांग्रेस ने मैं देखो कर सकता हूं आपको। देखो ये पॉलिसी जो है ना, जो सुनिए, बालकों ये जो पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बात करें हम, सुनिए, छत्तीसगढ़ के, एक मिनट सर, हाँ, छत्तीसगढ़ बालकों की का बात बोले ना, करें तो बालकों को किसने बेचा? क्या बालकों इनके- किसने बेचा? इनके फेरस क्रैप को किसने सुनो, बेचा? सुनो एक बात बताऊं मैं, तो सुनो, देश सुनो। की संपत्ति भाई, बेचकर भाई साहब एक बात है, सुनो मेरी पूरी कोई अच्छी बात सुनिए। नहीं सुनिए, क्या है कि आप घाटे में भी कब तक चलाओगे? आज इंडियन एयरलाइंस की कितनी खराब हालत थी, कितनी खराब हालत थी। तो आज कौन सा सुधर गया? टाटा ने लेने के बाद में आप देखो कैसा लाइन अप हो रहा है वो मामला। हाँ, और आपका बालकों का देखो, बालकों में क्या कम लॉस था? कम लॉस था क्या बालकों में? क्या बात कर रहा है सर? बालको तो प्रॉफिटेबल कंपनी थी। नहीं, बहुत बुरा हाल था। आज वो जो बेच रहा है, देखो एक बात बता एक मिनट सर, एक मिनट आदरणीय, एक मिनट सुनिए। आज हमने चंद्रयान उड़ाया, चंद्रयान किया, लेकिन बालकों से तो हमने कोई मटेरियल नहीं खरीदा, नालको से खरीदा। इससे पहले बालकों से मटेरियल लिया करता था। तो मतलब इसका मतलब वो नासा को सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक लोग कहे मुझे, मैंने कोरबा में था उस समय। बटन नंबर देखो एक बात बता सर रहा ये हूं, ऐसे बातें हैं जिसमें ये जो एक बात जो बातें जो है ना खत्म नहीं होगा। अगर मैं 4-10 घंटे भी बैठ जाऊं कर देता हूं ना आपको बालकों तो मैं इसको यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।